हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस ट्री के चैनल पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ARO और RO के लिए हमारी टीम यहाँ पे हर रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट की टीचिंग करवा रहा है और साथ ही साथ हम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो वैसे ही आज हमारा जो टॉपिक है वो है CPI और पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस। CPI जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आज हम थोड़ा बैकग्राउंड जानकारी लेंगे। देखिए, आपने सुना होगा कि लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट या सेंटरिस्ट, ऐसी तीन चीज़ें आपने अक्सर सुनी होंगी। ये लेफ्टिस्ट पार्टी या राइटिस्ट पार्टी या सेंटरिस्ट पार्टी होने का मतलब क्या है या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, या इंडिया में ये लेफ्ट वाली जो कि CPI से संबंधित है, सोशलिज्म से संबंधित है, वो कैसे शुरुआत होती है, हम उसकी बात करेंगे। पहली बात तो मैं आपको कह रहा था कि ये लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट का जो काम है ये शुरू कहाँ से होता है। फ्रांस में एक नेशनल असेंबली होती है, उसमें उस असेंबली के जो बाईं ओर लोग बैठे होते हैं उनको रेडिकल्स कहा जाता था। रेडिकल्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो जो ऑलरेडी स्थित सिस्टम है उस सिस्टम को चेंज करना चाहते थे पूरी तरह से, कि जो ऑलरेडी वहाँ पे सिस्टम होगा उस सिस्टम को कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं, तो उनको रेडिकल ग्रुप कहा जाता था। एक ऐसा ग्रुप जो राजा, अगर वहाँ पे मोनार्क है तो उस मोनार्क की जो पावर है उसको भी लिमिट करना चाहता है किसी संविधान के थ्रू, कि एक रूल बुक होगी और वहाँ का अगर मोनार्क राजा है तो उसको भी उस रूल बुक के हिसाब से ही काम करना होगा। जो ऐसा ग्रुप, ऐसी सोच वाला ग्रुप उस फ्रांस की नेशनल असेंबली के लेफ्ट साइड बैठता था, तो रेडिकल को लेफ्टिस्ट ग्रुप कहना शुरू कर दिया। और ऐसा ही एक ग्रुप राइट में बैठता होगा। राइट वाला वो ग्रुप था जिसे कंजर्वेटिव ग्रुप कहा जाता था। वो जो पुराने राजा रजवाड़े हैं, जो उनके संगी साथी हैं, उनकी जो प्रिविलेजेस हैं उनको वैसा ही रहना देना चाहता था, कोई बदलाव लेके आना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि बदलाव लेके आएंगे तो जो उनकी पोजीशन है वो खराब हो जाएगी। ठीक है। और जिन दोनों के सामने या सेंटर में बैठता था इस असेंबली के, उसे कहा जाता था लिबरल ग्रुप, जो प्रेजेंट स्थिति जो भी है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहता है, कोई बड़े पैमाने पे चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है। और यहीं से जो लेफ्टिस्ट या रेडिकल ग्रुप है उसी को ही कहीं ना कहीं सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सोशलिज्म का जो फाइनल स्टेज है या आइडियल स्टेज है वही क्या कहलाएगा? कम्युनिज्म कहलाएगा। तो वहां से शुरू होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात। अब सबसे पहली बात है कि इंडिया में ये जो लेफ्टिस्ट थॉट है ये कैसे शुरू होती है या किन कारणों की वजह से शुरू होती है। आपके सामने रीजन की अगर बात करूं तो सबसे पहले लिखा है कि पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिसेशन। हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कुछ चीजें हमने को देखने को मिलती है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर जहां भी होती है तो कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं, सामान होता है वो महंगा हो जाता है। मैंने लिखा है कि शार्प राइज इन प्राइसेस, राइट। चीजें, सामान बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन जो वर्कर होते हैं फैक्ट्रीज में अलग अलग काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार से उनकी जो सैलरी तनख्वाह है उसमें किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं होता है। तो इस चीज को लेके जो वर्कर है उस जमाने के वो सारे प्रोटेस्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं वर्कर्स को अपनी अहमियत का लगता है पता, और वो अपनी इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। और उनको यहां से अपने सिर्फ इकोनॉमिक गोल्स का या इकोनॉमिक एम्स का नहीं, अपने पॉलिटिकल एम्स का भी लगता है पता। इसीलिए तो आप देखोगे कि जब रॉलेट एक्ट आता है तो बॉम्बे में वर्किंग ग्रुप स्ट्राइक कर देता है। पहले मैंने कहा वो क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिक कारणों की वजह से कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा जो सामान के भाव हैं वो बढ़ चुके हैं। और साथ में साथ जब ये अपने हक के लिए लड़ते हैं, इनको लगता है कि पॉलिटिकल फील्ड में भी इनके कुछ हक, इनके कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो इसीलिए जब रॉलेट एक्ट आता है तो ऐसा ही ग्रुप या वर्किंग क्लास ग्रुप क्या करता है? प्रोटेस्ट करता है। और आप तभी देखोगे कि रॉलेट एक्ट तो 1919 में आता है और उसके अगले ही साल 1920 में यहां पे बन जाती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बॉम्बे में ही बनती है, और जिसका कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट कौन होते हैं इसके? लाला लाजपत राय। अब इसका क्या लेन देन है, या सर वर्कर्स या इनकी पार्टी का इससे क्या लेन देन है, कम्युनिज्म से या सोशलिज्म से क्या लेन देन है, वो आपको अभी समझ आ जाएगा। अब रशियन रेवोल्यूशन की मैं बात करता हूं। देखिए, आप सबको पता है कि सोच होती है, एक आइडियोलॉजी होती है जिसे कहते हैं पूंजीवाद। अब पूंजीवाद जिसे कैपिटलिज्म कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कहां से शुरू हुआ? हम सब ने पढ़ा है कि एक बहुत बड़ा चेंज आता है यूरोप में जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा लुफ्त लेने वाले अगर कोई जगह बनती है तो वो है ग्रेट ब्रिटेन। वहाँ पे एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट क्लास का जन्म होता है और वो कहीं ना कहीं पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो पैसा कमाने की वजह से जो सोसाइटी में अब इनइक्वालिटी आ रही है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, प्रॉपर्टी होगी तो देखा देखी कंपटीशन बढ़ेगा, तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को जब देखोगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर काम करेंगे, लेकिन लुफ्त कौन ले रहा है? जिसकी इंडस्ट्री है वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वर्कर काम कर रहा है, उसकी अच्छी सहूलतें नहीं है, तनख्वाह उसकी बढ़ रही, लेकिन जिसकी कंपनी है वो एंजॉय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्कर्स हैं ये कहीं ना कहीं अपने हक की डिमांड करेंगे और उस समय में इस सिस्टम, पूंजीवाद सिस्टम के अगेंस्ट अलग अलग आइडियोलॉजी का जन्म होता है और उसमें से ही एक आइडियोलॉजी है सोशलिज्म। ठीक है, और आप सबने पढ़ा होगा कि मार्क्स अलग अलग थ्योरीज लेके आते हैं कि ये जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो ये काम देने वाले पूंजीवाद आइडियोलॉजी के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट जो ये वर्कर क्लास के लोग हैं रेवोल्यूशन कर देंगे और हमें इस चीज़ को देखने को मिलता है। मैंने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैपिटलिज्म आता है और कैपिटलिज्म को अगेंस्ट एक सिस्टम आता है सोशल रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, जो कहाँ आता है? रशिया में। सबसे पहला सोशल रेवोल्यूशन हमको रशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, अब रशिया से वो चीज़ें आगे भी तो हो जाएंगी। अगर हम अगला स्लाइड देखते हैं तो वहाँ क्या लिखा जाता है कि रशिया में तो चलो पहला सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ गया, एक कम्युनिज्म थॉट आ गई, वहाँ पे एक पार्टी होती है बोल्शेविक, वो इस सोशल रेवोल्यूशन को लेके आते हैं। 1919 में एक बॉडी बनती है जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। बॉडी क्या है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। इनका काम क्या है? ये जो सोशलिज्म या मैं कहूँगा कम्युनिज्म, सोशलिज्म देख लो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है और कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, लगभग बहुत इंटरचेंजेबली यूज होता है। ठीक है, एक बॉडी स्थापित की जाती है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसका मेन मकसद क्या है कि ये जो कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी है ना, कि ये जो इनइक्वालिटी है देश में, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसको खत्म करना है। ठीक है, सोशलिस्ट वाले ये सोच रखते हैं कि हमने इक्वालिटी लेके आनी है और प्रॉपर्टी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो इंडस्ट्री है ना, उपजाऊ प्रोडक्शन वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं कॉमन ऑनरशिप होनी चाहिए, किसी एक की ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए। यदि प्रोडक्शन वाली चीजें किसी एक हाथ के कंट्रोल में होंगी या किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में होंगी तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी को होगा, बाकी को बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ये सोच क्या कह रही है दूसरी जो इसके सामने खड़ी हुई है, जो सोशल रेवोल्यूशन लेके आना चाहती है, कम्युनिज्म थॉट क्या कह रही है कि हम चाहते हैं कॉमन ऑनरशिप। ठीक है, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी आ सके। तो इस थॉट को ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचाने के लिए एक अथॉरिटी स्थापित होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होती है जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसका काम क्या है कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को सारी दुनिया में इसको असिस्ट करना है, कि कम्युनिस्ट वाली थॉट को, इस मूवमेंट को ऑल ओवर वर्ल्ड जहां भी चल रही है हम उनको सपोर्ट करेंगे। इस थॉट से बात चल रही। फिर मैंने कहा कि राइज ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। अब इंडिया में भी स्लोली एंड स्टडली थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेन कहाँ हो रही है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स मेनली हो रही हैं जो हमारे प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। और इन जगहों पे बहुत सारे लोग, वर्कर क्लास आके रहने लगी है, उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ चुकी है और स्लोली ये वर्कर क्लास इकट्ठी होती है, ट्रेड यूनियंस बनाती है और अपने काम करने के जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसकी बेहतरी के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, इस चीज़ के लिए अपना यानी कि हक मांग रही है कि हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, हमारी तनख्वाहें अच्छी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वही थॉट नहीं है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और नीचे वर्कर हैं और वर्कर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही तो थॉट है किसका? कम्युनिज्म वालों का, कि हम कहीं ना कहीं ऑनरशिप चाहते हैं। कौन सी? एक कॉमन ऑनरशिप चाहते हैं। ठीक है, कि सिर्फ एक ही बंदा ना कमाए, सबको इक्वालिटी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बेस बनेगा कम्युनिस्ट पार्टी का या कम्युनिस्ट सोच का। ये वर्किंग क्लास जो है ये यहाँ पे उनका बेस बनेगी कि इनके थ्रू ही मूवमेंट्स यहाँ पे लाई जाएंगी। ठीक है, अब यहां से आगे चलो, ठीक है, ये तो बात बन गई, लेकिन इनको ज्वाइन कौन करेगा?
इन कम्युनिस्ट पार्टी को इनके मेंबर कौन होंगे, वो कौन से लोग होंगे? अब मैंने 3 बंदे लिखे हैं। मैंने कहा कि नॉन कोऑपरेटर्स, फिर मैंने लिखा रेवोल्यूशनरीज, और फिर मैं कह रहा हूं कि अनएम्प्लॉयड यूथ। देखिए, नॉन कोऑपरेटर्स की अगर बात की जाए, आप सबको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अचानक से बंद कर देते हैं चौरी चौरा की वजह से। बहुत सारे लोग ने आस लगा रखी थी कि गांधी जी के कहे हुए तरीके पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें स्वराज 1 साल में मिल जाएगा, लेकिन अचानक से गांधी जी का इस मूवमेंट को वापस ले लेना, तो लोग तो हैरान रह गए। और आपको पता है फिर उस वक्त कांग्रेस जो है फिर से 2 दल में बंट जाती है, जिसे कहते हैं प्रो चेंजर या नो चेंजर। अब प्रो चेंजर तो कह रहे हैं हम सरकार का हिस्सा बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन जो नो चेंजर है वो कहाँ जाएं? तो कहीं ना कहीं इन नई कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर होंगे, ये नो चेंजर्स, कहीं ना कहीं वो अब उनका इंटरेस्ट इस पार्टी की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक है। और दूसरी बात करता हूं रेवोल्यूशनरीज। अब रेवोल्यूशनरीज भी अगेन नॉन कोऑपरेशन के वक्त कहीं ना कहीं बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया कि अपने हथियार डाल दिए कि ठीक है, अगर नॉन वायलेंस से 1 साल में स्वराज मिल रहा है तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम गोली या बंदूक का यूज करें। उन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन फिर से वही बात, अचानक से इस मूवमेंट का बंद हो जाना नॉन कोऑपरेशन का, कहीं ना कहीं गांधी जी के तौर तरीकों पे इनको विश्वास अब नहीं रहा था। इनको लगा कि जो नॉन वायलेंस का तरीका गांधी जी ने अपना रखा है, ये स्ट्रगल हमारी फाइनल स्टेज तक नहीं लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी जो है वो भी सीपीआई के साथ अपने संबंध बढ़ाना शुरू करेंगे। और फिर उस वक्त का यूथ जो पढ़ लिख गया है लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम है, और वो कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो राज कर रहा है वो बाहर का बंदा है। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड यूथ भी अपने आप को इस पार्टी का हिस्सा बनाना शुरू करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इतनी बात हुई, इसके आगे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट बात करता हूं, हमने अभी तक बात की कि कारण क्या थे, कि किस वजह से इंडिया में ये लेफ्टिस्ट थॉट बढ़ावा होता है इसका। फिर मैं बात करता हूं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करता हूं। अब यहां पे मैंने एक नाम लिखा है एम.एन. रॉय, जिनका असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। असल नाम इनका क्या है? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। देखिए, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जो हैं, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, किसका? बंगाल पार्टीशन था ना, कि बंगाल को 2 हिस्सों में पार्ट कर देंगे 1905 में, उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इनको इस मूवमेंट में हिस्सा लेने की वजह से इनके स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो फिर आगे जाके ये अनुशीलन समिति, जब रेवोल्यूशनरी फेज 1 की बात करता हूं तो अलग अलग छोटी छोटी संस्थाएं बनती हैं, उसमें से एक फेमस है अनुशीलन समिति, ये उसके मेंबर बनते हैं। और बाद में, कहने का मतलब क्या है, जो हमारे एम.एन. रॉय हैं या नरेंद्र भट्टाचार्य हैं, वो कहीं ना कहीं जो रेवोल्यूशनरी फेज है उसके मेंबर हैं, रेवोल्यूशनरी थॉट वाले मेंबर हैं। रेवोल्यूशनरी थॉट वाले मेंबर कौन थे? जो कहते थे कि हमें थोड़े बहुत गोली का या बंदूक का यूज करना पड़ेगा, तभी जाके स्ट्रगल आगे बढ़ेगी। और जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त आपको याद है कि हम बाहर से भी सहायता मांग रहे थे कि अंग्रेज इस वक्त जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुसीबत आ चुकी है वर्ल्ड वॉर की वजह से, तो क्यों ना हम इस मुसीबत का फायदा उठाएं और बाहर से एक प्लान तैयार करते हैं कि हथियार मंगाएंगे जर्मनी से या कहीं से, और कहीं ना कहीं हम हथियार बंद हो गए अंग्रेजों के अगेंस्ट, यहां भी स्ट्रगल शुरू कर देंगे। इसी चक्कर में जो एम.एन. रॉय हैं वो बाहर जाते हैं, अलग अलग कंट्री में जाते हैं कि ताकि इस चीज को वो सपोर्ट कर पाएं। अलग अलग कंट्री में जब घूमते घूमते अंततः वो पहुंच जाते हैं कहां? यूएसए में। अब यूएसए में जाके 1916 में कहीं ना कहीं ये अपना नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य से एम.एन. रॉय रखते हैं। ये जो नाम है ये यूएसए में जाके रखा जाता है। लेकिन आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर 1 में एक ऐसा समय आता है कि यूएसए जो है वो ब्रिटेन वाली साइड ज्वाइन करता है। ये हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में यूएसए कहीं ना कहीं किसकी साइड लेता है? वो इंग्लैंड की साइड चला जाता है, राइट। तो फिर उस वक्त एम.एन. रॉय जी को लगता है कि यहां रहना अब खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए एम.एन. रॉय वहां से चले जाते हैं मैक्सिको। मैक्सिको में वो मिलते हैं मिस्टर माइकल बोरोडिन, इस बंदे को मिलते हैं और इसके साथ मिलके बनाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको। फिर उसके आगे लेनिन साहब रशिया बुलाते हैं इनको, ठीक है। लेनिन साहब जो बोल्शेविक ग्रुप, जो रशिया में सोशल रेवोल्यूशन आने वाला ग्रुप जिसे बोल्शेविक ग्रुप कहा जाता था, मिस्टर लेनिन उस ग्रुप के हेड हैं, और वो बुलाते हैं किसको? मिस्टर एम.एन. रॉय को रशिया। अब यहां से ये रशिया बुलाया या क्यों बुलाया, पहले उसकी बात करते हैं। रशिया में अभी मैंने पीछे बात की ना कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन थी,
उनकी ही एक मीटिंग है। उस मीटिंग में कौन जा रहे हैं? एम.एन. रॉय साहब जा रहे हैं। तो एम.एन. रॉय और मिस्टर लेनिन की वहाँ पे बातचीत होती है। उस बातचीत में जो लेनिन साहब है वो क्या कह रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं, जहाँ पे भी ये पूंजीवाद वाली थॉट है, जो उनकी कॉलोनीज है, अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा है तो हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले या कम्युनिस्ट सोच वाले उस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। यदि मैं अगर एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि इंडिया में या भारत में उस वक्त जो भी अंग्रेजों के अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी गतिविधियां चल रही थी, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कह रहा था कि इन गतिविधियों को हम सपोर्ट करेंगे। ये लेनिन जी का कहना है। लेकिन एम.एन. रॉय कहते हैं कि नहीं, जो इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को या अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी मूवमेंट चल रही है भारत में, जो उसके लीडर हैं वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट हैं प्रोग्रेस के। तो एम.एन. रॉय चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली जो ऑलरेडी मूवमेंट चल रही है रेवोल्यूशनरी भारत में, उनको हिस्सा या उनका सपोर्ट ना करें, हम अपना अलग से काम करें। लेकिन अंततः इन दोनों की बैठ के जो फाइनल बात होती है वो ये होती है कि भाई ऐसे करते हैं कि जहां जहां रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रही है हम उनको भी सपोर्ट करते हैं और साथ साथ हम इंडिपेंडेंटली अपना भी काम करते जाएंगे, अलग अलग जगह पे जहां पे भी पूंजीवाद की आइडियोलॉजी है और उसके अगेंस्ट मूवमेंट चल रही है, हम वहां पे अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट काम भी करते रहेंगे। ठीक है। और अंततः फिर फाइनली ताशकंद उज्बेकिस्तान में अक्टूबर 1920 एम.एन. रॉय साहब फॉर्म करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये बात याद रखनी है, कब बनती है? अक्टूबर 1920, ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। और फिर एम.एन. रॉय साहब वहां पे एक मिलिट्री स्कूल की स्थापना करते हैं जहां पे ट्रेनिंग देंगे। किसको? देखिए, ताशकंद अफगानिस्तान से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, जानी कि जो फ्रंटियर्स पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं ना, कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, तो फ्रंटियर प्रोविंस पे जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ट्रेंड करने के लिए एक मिलिट्री स्कूल खोल रखा है उन्होंने वहां पे। ठीक है। और अपनी इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जो ताशकंद में बनती है, उसको ये एफिलिएशन भी दिलवाते हैं। किससे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। मैंने कहा था ना, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्या करती है? ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पे भी कम्युनिस्ट थॉट वाले लोग काम कर रहे हैं, जो कोई पार्टी बन रही है, उसको एफिलिएशन प्रोवाइड करती है, उनको असिस्ट करती है, हेल्प करती है उनको काम करने में। तो 1921 में इनको एफिलिएशन भी मिल जाती है और अपनी पार्टी की बातें या अपनी पार्टी की जो सोच विचार है या विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक न्यूज़पेपर भी आता है एम.एन. रॉय का, जिसे कहा जाता है वैनगार्ड। ये बात याद रखी जाएगी। ठीक है। अब यहां से हम आगे चलते हैं। अब आगे यहां पे ध्यान से सुनिए, 1921 के आसपास की बात है। हमें पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं ना हम, कि सुल्तान ऑफ टर्की जो है वो कहीं ना कहीं खलीफा हैं या रिलीजियस हेड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके रिलीजियस हेड कौन है? जो सुल्तान ऑफ टर्की होंगे, उनको ये उपाधि थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन वालों का जो बिहेवियर है सुल्तान ऑफ टर्की की ओर, वो अच्छा नहीं है। इसी के लिए खिलाफत मूवमेंट शुरू होती है। बहुत बार कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट के दौरान कि हम दरख्वास्त करते हैं ब्रिटेन से कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो भी आपस में संधि साइन होगी, उस संधि में आप कहीं ना कहीं खलीफा के पक्ष में बात कीजिएगा, उनके अगेंस्ट में बात मत कीजिएगा। लेकिन ब्रिटेन वाले कहाँ मानते? वो कहीं ना कहीं ऐसे काम करते हैं कि जो खलीफा हैं उनकी सारी की सारी पावरें खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शब्द यूज किया है, क्या? द मुस्लिम मुजाहिर्स। मुस्लिम मुजाहिर्स मीन्स जो मुस्लिम पिलग्रिमेज है, राइट? वो क्या करते हैं, ये जो बिहेवियर ब्रिटेन के द्वारा दिखाया जा रहा है तो सुल्तान ऑफ टर्की, उनके खलीफा को, उससे गुस्सा है वो। इसीलिए वो कहीं ना कहीं जो मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है एम.एन. रॉय जी के द्वारा, वहां जाके ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन एम.एन. रॉय जी के द्वारा जो ये स्कूल है, ये 1921 के आसपास बंद हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग जो मुजाहिर हैं वो कहां ट्रेनिंग ले रहे हैं? वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी एट मॉस्को। ठीक है, एक ताशकंद और दूसरा कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी मॉस्को, ये वहां से ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद इनके अलग अलग जत्थे जो हैं या ग्रुप हैं, वो कहां आ रहे हैं? इंडिया की ओर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं आर्म्ड रेवोल्यूशन की थॉट से, इस सोच से आ रहे हैं कि हम आर्म्ड हथियार बंद होके रिवोल्ट कर देंगे किसके अगेंस्ट? ब्रिटेन सरकार जो यहाँ पे, उसके अगेंस्ट कर देंगे। लेकिन ब्रिटेन वाले बहुत तेज हैं,
वो अपनी CID के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं कि कुछ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मुस्लिम मुजाहिद आ रहे हैं जो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं मॉस्को से और ताशकंद से। तो जितने भी, अब मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जो पहला ग्रुप इनका पहुंचता है 21 जून 1921 जून, पहला ग्रुप इनका जो पहुंचता है ब्रिटेन या यहाँ पे जो सरकार है अंग्रेजों की, वो इनको पकड़ लेती है और कहते हैं कि तुम कौन हो, कि भाई तुम तो बोल्शेविक एजेंट हो। बोल्शेविक एजेंट से आप समझ रहे होंगे कहने का मतलब क्या है, कि जैसे बोल्शेविक लोगों ने रशिया में सोशल रेवोल्यूशन लेके आई है, तुम वैसी ही विचारधारा लेके यहाँ पे आना चाहते हो और क्राउन जो है उसके अगेंस्ट काम करना चाहते हो। तो ऐसे चार्जेस लगा के बहुत सारे मुस्लिम पिलग्रिमेज या मुजाहिद को पकड़ा जाता है और इनका पूरे ट्रायल चलते हैं। 1921 से लेके अराउंड 1927 तक की बात रहेगी, अलग अलग ग्रुप पे अलग अलग ट्रायल चलेंगे। और हमें बेसिकली अब 5 ट्रायल हैं, कितने हैं टोटल, 5 ट्रायल हैं। उन 5 ट्रायलों में अलग अलग बंदों के नाम होंगे, किसको कितनी सजा मिली है उसके बारे में हमने अगली स्लाइड में जिक्र कर रखा। तो क्या कह रहा है, मैंने कहा कि ये टोटल कितने केस हैं, टोटल 5 केसेस होंगे, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां ट्रायल। अब आपको यहां से इतनी चीज याद रखनी है, जो कि अगर ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो जाती है, कि पहला ट्रायल है 1922 में है, दूसरा 1923 में है। यहां मैंने उस ट्रायल में जो बंदे इन्वॉल्व थे, जो कन्विक्ट थे या जो रिलीज थे, अगर कन्विक्ट थे तो कितनी सजा मिली है वो सब हमने यहां पे लिख रखा है। जैसे कि मोहम्मद अकबर, मिस्टर बहादुर और हाफिजुल्लाह खान, इन दोनों को तो सजा मिलती है कि तुम कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेके वहां से आ रहे हो और क्राउन को वंचित करना चाहते हो उसके हक से। कौन से हक से, जो उनका हक यहां बनता है भारत में। 3 साल की सजा, 1 साल की, लेकिन इनको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अलग अलग केसेस में अलग अलग नाम हैं, सबकी सजाएं नीचे लिख रखी हैं। अब देखिए मोहम्मद अकबर है, उनको फिर से दोबारा ट्रायल होता है 23 में। क्यों? क्योंकि जेल में बैठे ये कुछ ऐसे दस्तावेज, कागज लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं और उन लेटर्स को बाहर पहुंचाना चाहते हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, कहते हैं किसकी, लेटर्स की। और ये जो साथ में 2 बंदे हैं, ये कहीं ना कहीं वो हैं जो इनके द्वारा लिखी ही लेटर्स हैं, जो ये बाहर स्मगलिंग करना चाहते थे। उन लेटर्स की कॉपी इनके पास मिलती है, ये भाई साहब का भी ट्रायल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम देखेंगे कि तीसरे ट्रायल में देखिए कितने बंदे हैं, फिर अंततः चौथा और 5वां ट्रायल, कुल 5 ट्रायल होते हैं। लेकिन यहां पे एक बात सोचने वाली, इन पेशावर ट्रायल्स के बावजूद भी जो कम्युनिस्ट थॉट है इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाता है, ठीक है, लोगों को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी अभी बाहर बनी, अभी हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में कि कम्युनिस्ट पार्टी एक भारत में भी बनेगी और वहाँ पे अलग अलग बॉम्बे से, बंगाल से, पंजाब से अलग अलग बंदे कैसे जुड़ते हैं और कैसे बनता है एक कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, जिसको हम आपके साथ अगली वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ शेयर करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी, आपको हिंट मिला होगा, समझ आया होगा कि लेफ्टिस्ट ट्रेंड इंडिया में कहाँ से शुरू होता है और CPI पहली बार कहाँ बनती है, कौन बनाता है और कैसे पेशावर केस जो मुस्लिम पिलग्रिमेज हैं वो क्यों ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ पे किस सोच से आते हैं। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।